नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। और मैं आपके सामने लाई हूँ आज की मुख्य खबरें। देखते हैं। टीईटी सर्टिफिकेट आजीवन मान्य, यूपीपीएससी भर्ती विज्ञापन जारी, कोरोना मृतक आश्रित कोटे से आवेदन 15 जून से, बैंकों के निजीकरण की अंतिम सूची प्रस्तावित, अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। इससे पहले दोस्तों चाहूँगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का ये जो प्यार मिल रहा है ये हमारे लिए और आगे अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुंचाने की जो बहुत ही आवश्यक हैं वो आप तक लाने की बिल्कुल चेष्टा करेंगे। और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। देखते हैं आगे की न्यूज़। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो अब आजीवन वैध कर दिया गया है, यानी कि पहले इसकी जो वैधता थी वो 5 साल 7 साल और अब इसको सीटीईटी की तर्ज पर ही आजीवन मान्य कर दिया गया है। इससे रोजगार भी बढ़ेंगे और प्रमाण पत्र की जो वैधता आगे तक रहेगी। इससे बहुत लोगों को जो लाखों संख्या में जिन्होंने टीटी पास कर लिया है उनके लिए भी ये अच्छी खबर है। जानते हैं, शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। शिक्षक पात्रता परीक्षा के योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अब 7 साल की जगह आजीवन हो जाएगी। यह फैसला 2011 से प्रभावी माना जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि जिन छात्रों या उम्मीदवारों की टीईटी प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन वैधता अवधि पुनः निर्धारित करने या नया टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। निशंक ने कहा, इससे शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के लिए इच्छुक लाखों युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई ने बीते साल अक्टूबर में टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता की सीमा आजीवन करने की घोषणा की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर अब निर्णय लिया है। ये फैसला 2011 से प्रभावी रहेगा, यानी कि 2011 तक जिनके भी ये प्रमाण पत्र जिन्होंने पास कर लिया है वो अब आजीवन हो जाएगा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसका विज्ञापन है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें सब साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के अधीन निम्नलिखित चयन जो होने हैं उनके लिए दिया हुआ है। रिक्तियों के संबंधित इसमें विवरण दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग के अंतर्गत, इसमें बहुत सारी जो डिटेल्स हैं आप जिससे भी संबंधित हैं उस संबंध में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 7 है और ऑनलाइन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 7 है, यानी कि 2021। तो ये आपके पास डिटेल हैं, आप इसे देख सकते हैं। आप इसमें जो भी फॉर्म भरना चाहे प्लीज़ फॉर्म भर ले अपना। आगे की जानकारी देखते हैं। 15 तक मृतक कर्मचारी के जो परिजन हैं वो आवेदन कर सकते हैं। पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले ऐसे कर्मचारी जिनकी जान चली गई थी उनके परिजन 15 जून तक मुआवजे के लिए विभागाध्यक्ष को वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से कहा गया है कि 15 जून की शाम 6 बजे के बाद किसी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में पंचायती राज विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। इस दौरान कर्मचारियों के परिजन को URL देखिए, इसको बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा। 52.172.201.83 और उसके बाद कॉलन है P_इलेक्शन इलेक्शन ड्यूटी और एग्रेटिया, ठीक है। ये इस पर जाकर अप्लाई करें। एग्रीग्रेशिया विकल्प का आवेदन करना होगा। यह आवेदन विभागाध्यक्ष की ओर से किया जाएगा। आवेदन के बाद जिलाधिकारी सत्यापन कराकर अपनी संस्तुति 22 जून की शाम को 6 बजे तक अपलोड करेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी किसी अधिकारी को नामित कर सकते हैं। मुआवजे को आवेदन 15 तक करें, यही जानकारी है जो अभी हमने आपको बताई थी। इसमें काफ़ी डिटेल साफ दिखाई दे रही है, आप इसमें ध्यान से पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके लिए डीएम जांच भी कराएंगे, 22 तक रिपोर्ट करेंगे अपलोड। जितने भी आवेदन करे जाएंगे उन आवेदनों पर एक जांच बैठाई गई है जिसको डीएम करेंगे। और जो दस्तावेज चाहिए वो आप ध्यान से देख लीजिए। कोविड से संक्रमित मरीज के लिए एंटीजन RT-PCR पॉजिटिव टेस्ट, ब्लड रिपोर्ट, CT स्कैन माना जाएगा। वहीं पोस्ट कोविड में भी लोगों की मौत हुई है, ड्यूटी से 30 दिन के अंदर हुई मौत को माना जाएगा। पोस्ट कोविड और नॉन कोविड का विकल्प नहीं ले रहे हैं। चुनाव ड्यूटी में जान गंवाने वाले परिजनों को ऑनलाइन आवेदन परेशानी हो रही है। कुछ लोगों ने बताया कि वेबसाइट पर नॉन कोविड और पोस्ट कोविड विकल्प नहीं लिया जा रहा है,
इस विकल्प को भी रखना चाहिए संबंधित अधिकारी से। इस संबंध में जो बात करने में असमर्थता भी जताई जा रही है। बात करते हैं कोरोना से ही। इसमें जो बच्चे अकेले रह गए हैं उनका जो एक पूरी डिटेल जारी करी गई थी कि जो बच्चे हैं उनकी सेवा जो उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना लागू करने का शासन निर्देश जारी हुआ था, उसका एक मसौदा तैयार कर लिया गया है। योजना के लिए कुछ पात्रता थी जिनमें ये शर्त थी कि 0 से 18 साल के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना में हुई हो, ऐसे बहुत सारे जो बच्चे लाभार्थी होंगे उनके लिए ये शर्तें दी गई हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जो अभिभावक जो ध्यान रख रहे हैं वो कृपया इन शर्तों को ज़रूर देख लें। इसके अंतर्गत ही उन्हें वो सारी जो योजना है उसका लाभ मिल पाएगा। कुछ दस्तावेज भी चाहिए। दस्तावेज बच्चे व अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन, माता पिता या दोनों जैसी भी स्थिति हो, मृत्यु का प्रमाण पत्र, कोविड-19 मृत्यु का साक्ष्य, आय प्रमाण पत्र, माता पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में जरूरी नहीं। बच्चे का आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। शिक्षण संस्थान में दाखिले का प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र यानी कि डोमिसाइल उसका यूपी का ही हो। आगे जी हाँ, डीएम होंगे माता पिता खो चुके बच्चों के अभिभावक। हमारी जो केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन, उसके विभाग एजेंसियों की भूमिका तय। डीएम बच्चों पर की संपत्ति जो होगी उसका हक भी बचाएं। अभिभावक तौर पे काम कर रहे डीएम टास्क फोर्स की निगरानी भी देखेंगे। सिविल सोसाइटी संगठनों की भी मदद ले सकते हैं। विशेष मामलों पर जिले की बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण यूनिट को सूचित रखेंगे। परिवार की संपत्ति और विरासत की चीज़ों की रिपोर्ट रखनी होगी ताकि बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें। अन्य रिश्तेदार संपत्ति को बिक्री, कब्जा या अतिक्रमण ना कर सकें। और अगर इस संबंध में डीएम इस पर अपना एकाधिकार रखेंगे या उस पर नज़र रखेंगे तो जो बच्चों के अधिकार हैं आगे चल के जो उन्हें ही मिलने हैं, इसका बिल्कुल उन्हें फ़ायदा मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नीति आयोग ने भेजे निजीकरण के लिए बैंकों के नाम। जी हाँ, नीति आयोग ने निजीकरण के लिए प्रस्तावित बैंकों की अंतिम सूची विनिवेश के लिए बने सचिवों के समूह को सौंप दी है। यह समूह इन नामों पर विचार कर केंद्रीय कैबिनेट को अपनी सिफारिश सौंपेगा। इन नामों पर अंतिम फैसला केंद्रीय कैबिनेट लेगा। चालू वित्त वर्ष के लिए आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 सरकारी बैंकों और 1 साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी। इन बैंकों और बीमा कंपनी की पहचान का जिम्मा नीति आयोग को सौंपा गया था। सरकार ने निजीकरण के लिए प्रारंभिक तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन चारों को बैंकों का चयन किया है, जिनमें से 2 का निजीकरण किया जाना है। आगे देखते हैं। अमीर देशों में 12 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू, यानी कि जो अन्य देश हैं जहां पर बच्चों के जो हमारे यहाँ पर 18+ चल रहा है और कुछ देशों में अब ये 12 साल के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। इसमें यूरोपीय देश, मध्य पूर्व एशिया देश, अमेरिका, ये बहुत से ऐसे देश हैं जिन्हें हम कहते हैं कि अमीर देश हैं, उनमें ये टीकाकरण की व्यवस्था स्टार्ट हो गई है। आगे देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं जो अभी सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर कुछ रोक लगाई गई थी या जिनके लिए कुछ शर्तें दी गई थी। उनमें से चालबाजी व दबाव से निजता नीति स्वीकार करवा रहा व्हाट्सएप। ये किसने कहा है? केंद्र ने। केंद्र का कहना है व्हाट्सएप का रटा हुआ जवाब, यूजर्स की निजता सर्वोपरि। व्हाट्सएप ने रटा हुआ जवाब दिया है कि उसके लिए अपने यूजर्स की निजता सर्वोपरि है। वह भारत सरकार को अपना जवाब दे चुका है और आश्वस्त करता है कि यूजर्स की निजता उसकी प्राथमिकता है। नया अपडेट यूजर्स के व्यक्तिगत संदेशों की निजता पर व्हाट्सएप की नीति को नहीं बदलता है। इसका उद्देश्य है कि जब लोग कार्यवाहियों से संवाद करें तो उनके अधिक जानकारियां मिल सकें। इससे पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि नोटिफिकेशन के जरिए नई नीति स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। ताज़ा हलफनामे से व्हाट्सएप ने कहा है कि 2021 को अपडेट निजी पक्षों के एक समझौता है, इसे यूजर चाहें स्वीकार करें या नकारें। उसने कहा ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है और याचिका दायर करने का अधिकार दुरुपयोग है। कितनी बार भेजे गए नोटिफिकेशन, कितनों ने स्वीकारा, बताएं।
केंद्र ने कहा है कि व्हाट्सएप लिखित में जवाब देगी यूजर्स को इस प्रकार के नोटिफिकेशन हर रोज कितनी बार भेजा जा रहा है, जितनी बार वह नोटिफिकेशन भेजता है उनमें से कितनी बार यूजर्स ने उसे स्वीकार किया है। जी हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें केंद्र सरकार चाह रही है कि पारदर्शिता हो। व्हाट्सएप अगर अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म चला रहा है तो उस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो केंद्र सरकार को भी पता चलें। आगे की तरफ देखते हैं, परिवहन कर्मियों का टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाने पर ही वेतन। जी हाँ, जो बस अड्डे की बजाय सीधे बाईपास से बस ले जाने पर चालकों पर भी होगी कार्रवाई। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दिक्कत आती हैं। इसी में एक है कि जो हमारे यूपी की जो परिवहन कर्मचारी हैं उनका टीकाकरण जब तक वो अपना दिखाएंगे नहीं सर्टिफिकेट कि उन्हें वैक्सीन डोज मिल चुकी है, तब तक उन्हें जो है वेतन नहीं मिलेगा। इस संबंध में प्रबंध निदेशक का सभी कार्मिकों का टीका लगवाने के निर्देश जारी हो चुके हैं। लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक पीके बोस ने बताया, कैसरबाग, चारबाग, आलमबाग, अवध उपनगरीय, हैदरगढ़ डिपो के लगभग 1000 चालकों, परिचालकों सहित अन्य कर्मियों ने टीका का पहला डोज लगवा चुके हैं। लखनऊ परिक्षेत्र में नियमित संविदा व बाह्य स्रोत के लगभग 3500 कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा, जो चालक परिचालक वैक्सीन लगवाकर आएगा वही बसों का संचालन भी कर सकेगा। जी हाँ, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि वैक्सीन लगवाई जाए। वैक्सीन लगवाने से सिर्फ उन्हें ही फ़ायदा नहीं है बल्कि बस के साथ जो वो सफ़र कर रहे हैं और अपने साथ जितने यात्रियों को ले जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि कुछ पता नहीं है संक्रमित कौन है, और अगर बाहर से व्यक्ति संक्रमित आया है, अगर आप वैक्सीन की डोज ले चुके हैं तो आप खुद का बचाव करेंगे, और अगर दूसरे आप संक्रमित हैं तो दूसरों का बचाव भी हो सकता है। आगे की जानकारी इतनी ही थी। दोस्तों, एक बार फिर से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप तक हमारी तरफ से बहुत सारी न्यूज़ डेली अपडेट होती रहेंगी और आप लोगों का हमें प्यार मिलता रहा है और अब भी मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आवश्यक जानकारी होगी आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।